हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में यू हैव टू स्टडी अबाउट द हेल्थ एंड द डिजीज कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हेल्दी लाइफ and how it gets affected, which means the various factors which affects the health, makes the person ill, or the various disease causing agents along with number of disease, number of life cycle of disease, addiction, psychotropic drugs, बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। एंड हाँ, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद छोटी सी फीलिंग तो डॉक्टर वाली आ जाती है क्योंकि आप नंबर ऑफ डिजीज को स्टडी करते हो और डिजीज को स्टडी करने का मतलब कुछ फैक्टर्स तो क्लियर हो जाती है ना, लाइक कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है एंड इवन मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। तो इतनी नॉलेज सफिशिएंट होती है ना एक छोटा मोटा जो डॉक्टर है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए डिजीज का स्प्रेड, डिजीज के सिम्टम्स को नोटिस करना, कॉजेटिव एजेंट्स एंड यस एज वेल एज ट्रीटमेंट। तो अगर आप डिजीज को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो तो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है एंड इवन यू कैन टेल द ट्रीटमेंट थ्रू, बट सिर्फ इनिशियल लेवल पे। इफ यू आर कंफर्म्ड देन ओनली यू कैन एडवाइज अ ट्रीटमेंट आफ्टर studying this chapter. So let's start human health and disease, as this chapter includes two major factors. Human health and disease में दो factors जो important है वो है health and disease. Okay, human health and disease में ये दो factors important है। Okay, तो what is health actually? Health का मतलब सिर्फ absence of disease नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज, बट ऐसा नहीं है। हेल्थ को अकॉर्डिंग टू, मैं अर्ली ग्रीक्स की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एंशियंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स, एंड इन इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, इन लोगों ने हेल्थ के लिए जो डेफिनेशन दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हालांकि ये एक हाइपोथेसिस था तो ये रिजेक्ट हुआ था, बट एटलीस्ट इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम ने हेल्थ को किस तरह से डिस्क्राइब किया, अलोंग विद फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने हेल्थ को किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है अगर इस चैप्टर को समझना है तो। ओके, तो हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, तो इनके अकॉर्डिंग हेल्थ एक स्टेट है ऑफ बॉडी एंड माइंड जहां पे सर्टेन बैलेंस हो विद सर्टेन ह्यूमर्स। तो इस चीज को समझने के लिए एक चीज तो क्लियर है ना, स्टेट बिटवीन बॉडी एंड माइंड एंड बैलेंस विद सर्टेन ह्यूमर्स। अब ये ह्यूमर्स क्या है पहले ये समझना जरूरी है। तो स्टेट बिटवीन बॉडी एंड माइंड, तो बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करना है विद सर्टेन ह्यूमर्स, तो पहले ये ह्यूमर समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, 4 ह्यूमर्स को बैलेंस करना मैंडेटरी था फॉर अ हेल्दी लाइफ। वो 4 ह्यूमर्स क्या थे? द फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड yellow bile, the third one is black bile, and the fourth one phlegm. अब इन चारों को बैलेंस करने का मतलब क्या है? बहुत सिंपली मैं बता रहा हूं जो आज भी एप्लीकेबल है। ओके, भले ये रिजेक्टेड है, ये हाइपोथेसिस था,
but still you can easily understand the balance with certain humors with the body and mind. Let's start with blood. आज भी एक चीज तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर ब्लड का प्रेशर, ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, then the person is a healthy person. But if the flow increases, if the pressure increases, तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना मीन्स हाइपरटेंशन होना, which leads to severe disorders, severe disease and severe problems to the body. तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है ना कि ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करना मीन्स नॉर्मल और हेल्दी लाइफ को इफेक्ट करना. सिमिलरली अगर प्रेशर लो होगा, फ्लो लो होगा, देन ऑल्सो ना इट अफेक्ट्स द नॉर्मल हेल्दी पर्सन. तो ब्लड का जो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब नॉर्मल फ्लो और नॉर्मल प्रेशर. अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस तब बिगड़ेगा जब प्रेशर या तो इंक्रीज होगा या जब प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हेल्दी पर्सन अफेक्टेड होगा विद सिवियर प्रॉब्लम, जिसे आप डिजीज बोलते हो. तो ब्लड के लिए मैंडेटरी कंडीशन हो गई प्रेशर और फ्लो. क्लियर ना? अब ये जो दोनों कंडीशंस है यहां पे, बाइल तो आप जानते हो, बाइल इज अ सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस विच इमल्सिफाई फैट. तो येलो बाइल इज अ नॉर्मल कलर ऑफ बाइल. अब बाइल के साथ बैलेंस कैसे करना है? अगर बॉडी में टेम्परेचर राइज होगा, ये हाइपोथेसिस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हाइपोथेसिस है जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिपोक्रेट्स बिलीव करते थे कि अगर पर्सन को ब्लैक बाइल डेवलप हो रहा है, ब्लैक बाइल डेवलप हो रहा है इसका मतलब येलो बाइल टर्न इनटू ब्लैक, और येलो टर्न इनटू ब्लैक विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर राइज होगा, बॉडी हॉट होगा, उस टेम्परेचर की वजह से, उस इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से द येलो बाइल टर्न इनटू अ ब्लैक बाइल. बट इट्स अ हाइपोथेसिस, क्योंकि नॉर्मल पर्सन में भी ब्लैक बाइल दिखता है. तो ब्लैक बाइल होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो पर्सन अफेक्टेड है. हां, ये हो सकता है, इट मे बी अ कॉज which may affects the healthy life, but it is not a mandatory condition. बात समझ में आ रही है ना? और एक अदर कंडीशन भी जो हिपोक्रेट्स ने बताई थी, ब्लैक बाइल का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, दैट इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर विच इंडिकेट क्या कर रहा है? अगर टेम्परेचर राइज होगा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब बैलेंस नहीं है इस ह्यूमर के साथ. तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा विच टर्न द येलो बाइल इनटू अ ब्लैक बाइल. क्लियर? एक कंडीशन तो ये थी, हिपोक्रेट्स ये भी मानते थे ब्लैक बाइल इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ क्लॉट इन द बॉडी और द डेड आरबीसी विच गेट्स कलेक्टेड इनटू द स्प्लीन. क्योंकि जब आरबीसी डेड होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो इट लुक्स डार्कर इन कलर. क्लियर ना? तो ये डार्कर इन कलर ये इंडिकेट तो नहीं करता ना कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या बॉडी गेट्स अफेक्टेड. बट हां, अगर ये लार्ज अमाउंट पे क्लॉट फॉर्म करे या डेड आरबीसीज का एक्यूमुलेशन होगा, तो डेफिनेटली इट लीड्स टू सीवियर प्रॉब्लम एज आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट. बात समझ में आ रही है ना? तो ब्लैक बाइल में एक तो राइज इन टेम्परेचर और क्लॉट लाइक फैक्टर into the bloodstream. ये भी क्लियर है. येलो बाइल मीन्स अ नॉर्मल सिक्रीशन और नॉर्मल बाइल which emulsify the fat. Phlegm means secretion from the lungs. अब secretion from the lungs it means अगर normal secretion है which makes the surface moist normally, तब तो पर्सन हेल्दी है. बैलेंस कब बिगड़ेगा, बैलेंस कब डिस्टर्ब होगा? जब सिक्रीशन बिकम्स ओवर सिक्रीशन. और लंग्स की सिक्रीशन का मतलब जानते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्पूटम विच डेवलप्स कफ, और ये कफ इंडिकेट्स दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी नाउ. तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है इन ह्यूमर्स के साथ टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ. ये
एक हाइपोथेसिस था जो इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम ने भी दिया था, और हिपोक्रेट्स ने भी इस हाइपोथेसिस को, मतलब तब ये हाइपोथेसिस नहीं था, हिपोक्रेट्स ने भी इस हाइपोथेसिस को असिस्ट किया था। फिर जब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, और एक नाम तो आपने भी सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, health is a complete state of physical, mental and social well-being. Physically fit means a person which is not disabled. Disabled का मतलब समझते हैं ना आप, मतलब a person is capable to walk, capable to stand erect, capable to perform all the vital activities. बात समझ में आ रही है ना? This is related to the complete physical fitness. Mental fitness means the capable to think, capable to make decision, capable to make withstand with the decisions. Memory, ये सब कुछ आपके mental health पे based है. The proper coordination with your body, it is also related to mental health and social health. Social means your behavior with your surroundings. Okay, so according to WHO, health is a complete state of physical, social and mental well-being. Mental well-being. क्लियर ना? सो अब यही डेफिनेशन हम लोग फॉलो करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग द हेल्थ कंडीशन. Now, what are the various factors now which mainly affects your health? अब इस फैक्टर्स को समझेंगे हम लोग, एंड यस दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस फैक्टर से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है, अगर उस फैक्टर्स के बारे में हमें पता हो तो उन फैक्टर्स के स्टडी पे, उस फैक्टर के अंडरस्टैंडिंग पे उन फैक्टर्स को अवॉइड किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. So various factors are there which affects the health, makes person ill or cause severe problems in an individual. So let's understand the various factors affecting health. Okay. So the first factor which is very important, that is genetic factor. So genetic factor means a person which mainly carries certain genes from the parents, or person itself develops certain mutations in the gene. अब ये चीज तो पता है ना आपको कि अगर जीन्स में म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन इन जीन्स अफेक्ट्स इट्स एक्सप्रेशन. अगर जीन्स में ही म्यूटेशन होगा तो जो उसका नॉर्मल एक्सप्रेशन है, जीन्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोटीन, ये तो क्लियर है ना. एंड दैट प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू एंजाइम, सर्टेन हॉर्मोन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन. सो मेनी फैक्टर्स आर देयर इन योर बॉडी विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो अगर म्यूटेशन होगा, जीन पे डिफेक्ट होगा, इवन जीन का डिलीशन होगा, तो एक्सप्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. माइट बी वो जीन किसी हार्मोन को कोड कर रहा है और उस जीन पे म्यूटेशन है, उस जीन पे डिफेक्ट है, या वो जीन डिलीट हो गया, तो ये अंडरस्टूड है ना कि जो हार्मोन इससे रिलेटेड है वो हार्मोन भी प्रोड्यूस्ड नहीं होगा. बात समझ में आ रही है ना? तो इट इज रिलेटेड टू म्यूटेशन इन जीन्स विच अफेक्ट्स एक्सप्रेशन. अब इस चीज को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आपको सिकल सेल अनीमिया के बारे में पता होना चाहिए. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल. द सिकल सेल अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू anemia. Yes, it is caused due to affect in the gene or mutation in the gene. क्योंकि इसमें सिर्फ एक छोटा सा म्यूटेशन होता है, 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड की रिप्लेस्ड हो जाती है बाय वैलिन. तो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन. सिर्फ एक अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है.
रिप्लेसमेंट क्यों हुआ? बिकॉज जो ग्लूटामिक एसिड का कोड था उस पे म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन हुआ तो एक्सप्रेशन ग्लूटामिक एसिड का तो आया नहीं, बट ड्यू टू म्यूटेशन एक्सप्रेशन आ गया वैलिन का। अब इस वैलिन के एक्सप्रेशन से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था along with normal RBC वो अफेक्टेड हुआ और इट बिकम सिकल शेप्ड। सिकल शेप होने की वजह से क्या हुआ? हीमोग्लोबिन की फंक्शनिंग पे भी अफेक्ट पड़ा, आरबीसी की फंक्शनिंग पे भी अफेक्ट पड़ा, एंड फाइनली इट लीड्स टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंट होने लगेगा। अगर हीमोग्लोबिन अफेक्टेड है तो सीवियर टिश्यू कॉजेज सीवियर टिश्यू डैमेज। सेवरल टिश्यूज में सीवियर टिश्यू डैमेज होगा और ये बिकॉज ऑफ अफेक्ट इन आरबीसी ओनली ड्यू टू द म्यूटेशन। तो जेनेटिक फैक्टर it also plays a very important role in affecting the healthy life. The second one, which is very important after the genetic factor, और ये है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल करंट जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेक्स यू अनहेल्दी। इट मीन्स कि इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, उन्हें डिजीज कॉज करता है। तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लाइफस्टाइल विच मेनली affects the normal healthy life. Okay, so the first factor is the amount of exercise and rest given to the body. This is very important factor because exercise maintains your body in proper circulation of blood, avoid deposition of fat, and it makes your organ healthy. तो एक्सरसाइज डेली करना इंपॉर्टेंट है, भले वो 30 मिनट्स ड्यूरेशन का हो, बट टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सिमिलरली द रेस्ट गिवन टू द बॉडी। अब नॉर्मली होता क्या है, कुछ पर्सन्स इतने ज़्यादा वर्क एडिक्टेड होते हैं कि रेस्ट बॉडी को मिलता ही नहीं है। इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, इसको आप ऐसे समझे, रेस्ट ना देने का मतलब स्लीप डिप्राइव होना। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं करोगे, प्रॉपर नींद नहीं लोगे, मिनिमम ऑफ 6 आवर्स, तो बॉडी में अगर आपकी नींद की कमी होगी तो वेट लॉस भी होगा और मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये फैक्टर लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर रेस्ट दे रहे हो बॉडी को, तो लाइफ हेल्दी रह सकती है। अदरवाइज कभी ना कभी उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, वो हेल्दी लाइफ को अफेक्ट करेगा। ओके, नंबर 2, द अमाउंट ऑफ वाटर गिवन टू बॉडी। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रॉपर सर्कुलेशन टू मेंटेन प्रॉपर ऑस्मोटिक बैलेंस। द अमाउंट ऑफ वाटर गिवन टू बॉडी। क्लियर? The third one, balanced diet. अच्छा, ये आज की जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेनली जो करंट जनरेशन है दे आर मेनली फोकसिंग ऑन जंक फूड, फास्ट फूड। तो इससे होता है क्या है कि प्रॉपर बैलेंस नहीं रहता है बिटवीन डाइट। प्रॉपर बैलेंस का मतलब अवर बॉडी रिक्वायर अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, सिमिलरली vitamins and other minerals, but due to the certain selection of foods, and certain selection means like junk food and fast food, they are rich in fat, they are rich in lipids. तो इस कंडीशन से होता है क्या है कि बॉडी में किसी न किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होने लगती है, और उस डेफिशिएंसी से आपको तो पता है ना, देयर आर सो मेनी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विच मेनली कॉज्ड due to the deficiency of minerals, like vitamin C deficiency causes scurvy, vitamin A deficiency causes xerophthalmia, night blindness, similarly vitamin D deficiency rickets. तो बहुत सारे factors हैं related to the deficiency disorder, but balanced diet अगर आप maintain कर रहे हो तो it's a very best method to maintain a healthy life. The fourth one, personal and public hygiene. So
So there are so many parameters related to maintain hygiene, proper bath, brushing your teeth, clean your surroundings. तो ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आए हो. Fifth, habits. Okay, so habits includes alcoholism, smoking, okay, and various other. So these type of bad habits affects a normal healthy life. और अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम डेवलप करता है. एज एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन मेक्स लीवर अ फैटी लीवर सिंड्रोम. बात समझ में आ रही है ना? ये लीवर भी डैमेज करता है, किडनी भी डैमेज करता है. सिमिलरली स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज फॉर कॉजिंग कैंसर. तो एक्सेस, नॉट एक्सेस, इवन आपको स्मोकिंग करना ही नहीं है, मैं एक्सेस की बात ही नहीं करूंगा. सो अवॉइड बैड हैबिट्स टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ. एंड द सिक्स्थ वन, नॉट सिक्स्थ वन, दिस टाइप ऑफ habits or these type of activities in your lifestyles affects your healthy life. So try to maintain the lifestyles which includes proper exercise, proper rest, proper amount of water, then balanced diet, proper hygiene as well as habits too. Now let's understand what is disease actually. Okay, health और factors affecting health, I hope आपको समझ में आ गया है. अब हम लोग सेकेंड फैक्टर इस डिजीज का समझेंगे, दैट इज द डिजीज पार्ट. सो व्हाट इज डिजीज एक्चुअली? जैसे मैंने बताया था ना, हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है. तो डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज के लिए सिर्फ एक चीज आपको समझना जरूरी है. डिजीज मीन्स एनी डिस्टर्बेंस और डैमेज टू बॉडी पार्ट्स और कंप्लीट बॉडी. बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस है या बॉडी में कोई पार्ट डैमेज है या पूरी बॉडी में कोई डैमेज हो रहा है, तो ये नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल हेल्दी लाइफ को अफेक्टेड करता है ना. तो डिजीज का मतलब ही हो गया एनी डिस्टर्बेंस और डैमेज टू बॉडी पार्ट्स और बॉडी इटसेल्फ. क्लियर ना? तो इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, डिस्टर्बेंस और डैमेज टू बॉडी पार्ट्स और इवन द एंटायर बॉडी. सो व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद डिजीज को समझना भी इजी हो जाता है. सो वेरियस कॉजेज इंक्लूड्स, नंबर 1, फिजिकल एजेंट. तो फिजिकल एजेंट्स इंक्लूड हीट, कोल्ड, एक्सेसिव हीट डेवलप सनस्ट्रोक. ओके, तो हीट, excessive cold, it causes shivering which mainly slow the blood flow, वो blood flow को भी slow down करेगा. and finally tissues और body organs में damage होगा. तो heat, cold, temperature, pressure, etc. okay, so these are the physical agents which causes disease. Number 2, biological agent. So biological agents includes number of pathogens. It may be bacteria, viruses, fungi, number of other pathogens. ठीक है, तो biological में various kind of pathogens which includes bacteria, virus, fungi, and yes, protozoans too. Okay, protozoans, etc. means the living organism which mainly develops the disease, and it may be bacteria, it may be virus, it may be fungus, it may be protozoan. The third one is chemical agents. Chemical agents को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंडोजीनियसली भी कॉज करता है और एक्सोजीनियसली भी कॉज करता है. बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं. एक्सोजीनियसली में
वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नली बॉडी को अफेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स. तो दिस केमिकल्स मे इंक्लूड्स पॉल्यूटेंट्स and even pollen grains, okay, and it develops hypersensitivity or allergy, hypersensitivity or allergy. Clear now? एंडोजिनसली में भी वो केमिकल्स जो इंटरनली प्रोड्यूस्ड होंगे या इंटरनली एक्सेस होंगे और अफेक्ट करेंगे हेल्दी लाइफ को. तो एंडोजिनसली लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ओके. तो देयर सिक्रीशंस, अगर इसकी सिक्रीशन एक्सिस होगी तो ये चीज तो आपको पता है ना, एक्सिस ऑफ यूरिया डैमेजेस द किडनी. सिमिलरली एक्सिस ऑफ यूरिक एसिड इट ऑल्सो डैमेजेस द किडनी and it also affects other organs like liver and even lungs too. Okay. Similarly, endogenously में hormones and its deficiency. तो मैं डायरेक्टली हॉर्मोन्स डेफिशिएंसी मेंशन कर रहा हूं. अगर हॉर्मोन्स के बारे में कभी आपने पढ़ा है तो एक चीज पढ़ी होगी, हॉर्मोन्स आर डिफाइंड एज केमिकल मैसेंजर. तो ये चीज तो क्लियर है कि दीज आर केमिकल इन नेचर. तो दीज आर केमिकल मैसेंजर, ओके. एंड हार्मोन की डेफिशिएंसी बॉडी को कितना अफेक्ट करती है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज. सिमिलरली डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेवलप स्टर्लिटी. तो ये अफेक्ट करता है फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को. तो केमिकल्स भी हार्मोन्स हैं. तो ये केमिकल फैक्टर अगर डेफिशिएंट होगा या इवन ओवर सिक्रीशन होगा तो हेल्दी लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा और ये डेवलप करेगा या कॉज करेगा सर्टेन डिजीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व्ड. द फोर्थ वन, न्यूट्रिएंट एजेंट. अच्छा, न्यूट्रिएंट एजेंट इसलिए इजी है बिकॉज ये जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में मेनली so many disorders are there which are caused due to deficiency of nutrients. ठीक है. इसमें आपने स्कर्वी पढ़ा है, रिकेट्स पढ़ा है, कावाशिक्योर पढ़ा है, इवन नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोप्थैल्मिया, ये सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है which mainly caused due to deficiency of certain minerals. Clear now? The fifth one is mechanical factor. Okay, तो mechanical factor includes injuries or traumas. तो injuries और trauma means a kind of accident जिसमें एक कट या अब्रेजन हो जाता है और इवन बहुत एक्सेस अमाउंट में डैमेज हो जाता है. तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रैक्चर. तो इस चीज को इंजुरीज एंड ट्रॉमा की कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, so these are the various causes of disease: physical agent, biological, chemical, nutrients and mechanical. Now let's understand the various types of disease. Okay, so बहुत पहले आप लोगों ने जब डिजीज के बारे में पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, आई होप 6th, 7th या 8th में ये चीज़ मेंशन है, टाइप्स ऑफ डिजीज into two major categories: communicable and non-communicable disease. So disease categorized into two major categories: communicable and non-communicable. So communicable disease means those disease which can spread from infectious person to healthy person by various means. अभी हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज भी समझेंगे, तब मैं बताऊंगा वेरियस मोड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो एक चीज तो क्लियर है ना, इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. And non-communicable, it cannot be spread. तो
तो ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन इन दोनों के बीच में। नंबर 2, ऑल द कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हुआ कि पैथोजेंस इन्वॉल्व्ड होंगे। बैक्टीरियाज भी हो सकता है, ओके, वायरस भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, प्रोटोजोअन्स भी हो सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब कि पैथोजेंस इन्वॉल्व्ड होंगे। और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज माना जाता है। क्लियर ना? अब एक और चीज आपको पता है, अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो ये बहुत लंबे टाइम तक अफेक्ट नहीं करता है। मेजरली जितनी भी इसमें डिजीज है बहुत लंबे टाइम तक अफेक्ट नहीं करता है। तो इट मेनली अफेक्ट्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये शॉर्ट पीरियड डिजीज है, ओके। फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। हाँ, एड्स को छोड़ के, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय अ पैथोजन। बट नॉन कम्युनिकेबल में जितनी भी डिजीज है ना, ये बहुत क्रॉनिक हो जाती है। लाइक कैंसर, कैंसर इज नॉट कॉज्ड बाय एनी एजेंट, एनी इन्फेक्शियस एजेंट। कोई भी पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होता इन कॉजिंग कैंसर, एंड कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज। बात समझ में आ रही है ना? तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक्सेप्शन हम लोग लेके चलेंगे एड्स को, क्योंकि एड्स एक बार हो गया तो वो नॉन क्यूरेबल है, तो वो शॉर्ट पीरियड तक तो नहीं रहने वाला, ओके। तो एक्सेप्शंस लेके चलेंगे हम एड्स। अब कम्युनिकेबल डिजीज का मोड ऑफ स्प्रेड देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज देखेंगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके अंदर पैथोजेंस हैं तो आपके अंदर सिम्टम्स शो हों। इवन इन द कोविड-19 केस, बहुत से पर्सन्स में कोविड-19 के वायरस, कोरोना वायरस एंटर हुए, बट पर्सन असिम्टोमेटिक रहा, बट स्टिल वो कैरियर तो है ना। माइट भी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बट वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट वो दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा हुआ है कोविड-19 के केस में, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर्सन असिम्टोमेटिक रहता है, बट फिर वो एक कैरियर का काम करता है जिससे वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सके। उस कंडीशन में हम उस पर्सन को रिजर्वॉयर बोलते हैं। रिजर्वॉयर का मतलब जहां पे पैथोजेंस रिजर्व्ड हैं, स्टोर्ड हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज starts from a reservoir of disease, और reservoir का मतलब that a person is asymptomatic but carries certain pathogens। तो पैथोजेंस तो कैरी कर रहा है, बट वो पैथोजेंस उसकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ओके। तो दे कैरी सर्टेन पैथोजेंस विच स्प्रेड्स द डिजीज इन द कम्युनिटी, ओके। सो व्हाट आर द वेरियस मोड्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज? तो देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। द फर्स्ट वन इज direct mode of transmission, and the second one is indirect। तो डायरेक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके। तो डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। तो इट्स अ काइंड ऑफ हग, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ किसिंग, इट्स काइंड ऑफ शेकिंग हैंड्स। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इवन इन द केस ऑफ कोविड-19, क्योंकि इट्स अ वेरी
इजी टू अंडरस्टैंड, आप लोगों ने इसके सिम्टम्स और मोड ऑफ स्प्रेड तो अच्छे से पढ़ा है। तो कोविड-19 के केसेस में भी बार बार हैंड वॉश करने को क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये हैंड भी डिजीज को स्प्रेड कर सकता था। इफ अ पर्सन इज कफिंग बाय यूजिंग द हैंड्स, तो वो जो वायरसेस हैं वो आपके स्किन पे एज अ रिजर्वोयर काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, बाय हग, बाय किसिंग, बाय शेकिंग हैंड्स एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब वो इन्फेक्शन विच स्प्रेड्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और वाइल टॉकिंग टू। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो स्लाइट अमाउंट ऑफ ड्रॉपलेट गेट्स ट्रांसमिट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, इवन ड्यूरिंग द स्नीजिंग, ड्यूरिंग द कफिंग। तो ये जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। अ वेरी कॉमन एग्जांपल, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में यही होता है ना, वाइल स्नीजिंग इन फ्रंट ऑफ हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन बहुत इजीली डिजीज को स्प्रेड कर देता है इन द लॉन्ग टर्म और इन द लॉन्ग कम्युनिटी, नॉट इन लॉन्ग टर्म, और एक अच्छा खासा फिर स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू दैट स्नीजिंग, ड्यू टू दैट कफिंग एंड इवन ड्यू टू दैट communication to, talking to. Okay, so this is known as droplet infection. The third one is bite of an animal. Bite of an animal means when the animals bite you. मैं certain animals की बात कर रहा हूँ, like dog. तो dog salivas contain rhabdovirus, rabies virus, और जब डॉग बाइट करता है तो वो डायरेक्टली अपने सलाइवा को इंट्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, and that saliva contain number of rhabdovirus, rabies virus, which gets transmitted from the dogs to the healthy human being. Okay, so this is the third direct factor, bite of an animal. And the fourth one is contact with the soil. Okay, many disease causing agents resides in the soil. तो जो छोटे बच्चे सॉइल में खेलते हैं तो वो मिट्टी के थ्रू उस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को बाय द अननोन मीन्स पिक करते हैं। पिक करने का मतलब आपने सुना होगा ना, बच्चे मिट्टी विट्टी खा लेते हैं, तो उस मतलब उस इवेंट के थ्रू भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो हेल्दी पर्सन्स में एंटर कर जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, क्लियर ना? अब इनडायरेक्ट फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर। द फर्स्ट फैक्टर इज एयरबॉर्न। तो एयरबॉर्न में द पैथोजेंस विच मेनली एंटर्स इनटू अ हेल्दी बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर और थ्रू द विंड। तो इस पैथोजेंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये विद द फ्लो ऑफ एयर करंट और विंड करंट्स ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। नंबर 2, व्हीकल बोर्न। व्हीकल बोर्न का मतलब हो गया बाय contaminated food or contaminated water. Okay, there are so many diseases which can spread from the infected person to the healthy person by contaminated food and contaminated water. Food and water, and यहाँ by wind current. Okay, the third one is fomite-borne. Fomite-borne means by sharing of articles. So sharing of articles means sharing of clothes, sharing of handkerchiefs, sharing of gadgets. Okay, so sharing of articles. And the fourth one, by vectors. So vectors means certain organisms which are carrier for the disease, like anopheles, mosquitoes are the carriers for
the plasmodium which spreads the malaria from infected person to the healthy person. Similarly, Aedes aegypti for the dengue and various other vectors like housefly which act as a mechanical carrier for the transmission of filariasis. Okay, तो vectors में certain organisms like flies, mosquitoes, etc. Okay, so we have discussed the various mode of transmission by direct and indirect, and I hope इस सेशन को अब यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है, ये लेक्चर आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन को प्रेस करें, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम.